प्रणाम दोस्तों। शुरू की जाए आज की कहानी। तो पहले तो आप लोगों को आज की जो है वो राशि बता देता हूँ। आज राशि जो है वो रखी गई है 600 रुपीज़। और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि जो मेगा ड्रॉ के लिए जो कलेक्शन हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा और दिल खोलो तो उसमें लगभग 300 से 400 के बीच में पैसे आ चुके हैं। और कोई बात नहीं, भी 2-3 दिन है तो मेगा ड्रॉ अपने हिसाब से ये भी बड़ा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं। प्रश्न आए हैं थोड़े से, तो उन प्रश्नों को लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो चाहता हूँ कि उन प्रश्नों को लिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। तो हम सब सुनते हैं उस प्रश्न को। वो पहला प्रश्न है अप्रीतम का। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा लेकिन प्लीज़ सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को ये चीज़ जानना समझना, इसलिए मैं इसको ज़रूरी ले रहा हूँ। प्रश्न बहुत हैं लेकिन 5-6 प्रश्न आज हम लेंगे। तो पहला प्रश्न अप्रीतम का है। सखा एसोसिएशन में जो भी जुड़े हुए हैं सबको नमन करता हूँ और मैं अपना बात रखता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा नाम अप्रतिम है और मेरा सवाल ये है कि जो पुअर है वो उनको तो हमने मान लिया कि वे लोग क्रांति के हिस्सा हो भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। और ऑलरेडी जो लोग पावर पे हैं वो तो ऑलरेडी करप्टेड है ही, ज्यादातर 90% लेके चलते हैं। तो अभी बात है हम लोग जैसे अभी युवा हैं, मतलब अभी 20-21 साल है, तो मैं देखता हूं मेरे जैसे बंदे और बहुत सारे इस जनरेशन के बंदे और बहुत सारे बंदियां इस क्रांति में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अब वो जैसे मेरा कहीं और पैशन है, पर पावर मिलेगा तो लाइक डॉक्टर इंजीनियर बन के, या लाइक डॉक्टर इंजीनियर को बस मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, या बड़ी लाइक 9 to 5 जॉब्स जहां पे पैसा पावर है, या तो कोई बड़ी एग्जाम क्रैक करना, सरकारी नौकरी, या बिजनेस खोल देना, उसके लिए भी तो चाहिए होगा पैसा, वो घर वाले देंगे। मतलब नॉट पुअर, डेफिनेटली नॉट पुअर, हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग। तो आई थिंक ये हायर मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उसमें ज्यादा पोटेंशियल है कि वो लोग कुछ क्रांति ला पाए। अब उनके पैशन कुछ और है और पावर कहीं और है। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में तो आना ही होगा पावर के लिए। अब ज्यादा डिसिप्लिन करेंगे तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, जो फ्रीनेस से काम करते हैं वो नहीं मिलेगी। तो इस परिस्थिति में कैसे जूझ कर, और अगर पावर लेना है क्रांति के लिए, सही जगह पे पहुंचना है, क्योंकि बिना पावर के तो हम क्रांति ला ही नहीं सकते। और अच्छे बंदे अगर पावर पे होंगे तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर क्रांति और इजी हो जाएगी। तो कैसे वो बंदा खुद को, या वो जनरेशन के बंदे खुद को कैसे समझाएं कि हो सकता है कि वो फ्रीडम ना मिले, वो पढ़ाई में हो गया या कुछ और में हो गया, जो कि मेन स्ट्रीम पैसा कमाने की, पावर इकट्ठा करने की रास्ते हैं, उसमें कैसे अब खुद को कन्विंस किया जाए कि हाँ इस तरफ पहले चल लेते हैं, कुछ पावर इकट्ठा करते हैं, क्रांति को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो कन्विंस कैसे करें, क्योंकि ये होना जरूरी है, क्योंकि ये अगर हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा क्रांति लाना। तो कृपया मार्गदर्शन करें। और यही है बात। और फैमिली भी वही चाहता है ना, फैमिली भी तो वो पिछले जनरेशन की है। वो क्रांति भ्रांति कहाँ समझता है।
वो तो बस ये चाहता है कि बस अपना फैमिली के बंदे बहुत अच्छा बन जाए बस। पर ऐसे थोड़ी ना होता है। सोसाइटी में क्रांति नहीं लाएंगे तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन आएगा जब फैमिली में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू। इसमें थोड़ा इन्होंने जो बात कही तो शायद कुछ लोगों को ये चीज़ क्लियर ना हो पाई हो कि ये पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस उम्र की इन्होंने बात की 20-21 साल की, इस उम्र में अपनी अभिव्यक्ति को सही ढंग से रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इनकी बात को सीक्वेंसली कह देता हूँ। इनका कहना ये है कि क्रांति करना हम भी चाहते हैं, लेकिन क्रांति करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है, और वो ताकत जिनके पास है उनके मन क्रांति के लिए है नहीं। और जो लोग ये ताकत इकट्ठी करना चाहते हैं उसके लिए उनको जो है घर वालों से परमिशन नहीं मिलने वाली, वो सपोर्ट नहीं करने वाले। और जब तक ऐसे ताकतवर लोग इस क्रांति से जुड़ेंगे नहीं तब तक काम कुछ होगा नहीं, या बहुत ईमानदार लोग इस क्रांति से जुड़ेंगे तब तो फिर एक गजब की बात हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से इनके प्रश्न हैं। लेकिन आखिर में ये एक बात कहते हैं कि किसी भी घर वाले को उसे क्या लेना देना क्रांति से, लेकिन इतना भी समझना चाहिए कि अगर आज हमने ये सब नहीं किया, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो एक ना एक दिन वो दिक्कत का सामना हमें भी करना पड़ेगा। ये इस कम उम्र में बहुत समझदारी की बात है, और मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ है जिसको अगर आदमी समझ जाए तो बहुत आसानी से तब्दीली लाई जा सकती है। तो अब हम इनका सब सीक्वेंसली थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस क्रांति की बेटा आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको क्रांति करनी है, तो वो क्रांति एक अलग ढंग की क्रांति होती है जिसके लिए समझदारी, जिसके लिए पैसा, जिसके लिए पावर, जिसके लिए लोगों का होना ज़रूरी होता है। तो निश्चित ही ऐसा करने के लिए बहुत जीवन जाता है। अगर आज मैं ये कर पा रहा हूँ मेरी समझ के साथ, तो मुझे इस तरीके से चेस करते हुए 25-30 साल हो चुके हैं, जो मैंने बहुत सब चीज़ों को देखा है, लड़ा है, अपने जीवन के अनुभव इकट्ठे किए हैं, और आज मैं सब तरीके से मुक्त होकर इस क्रांति में पूरे तरीके से लगने का योग्य हो। लेकिन अब केवल मेरे अकेले योग्य होने से तो बात चल नहीं जाएगी। मुझे इसमें बहुत से लोग ऐसे चुनने पड़ेंगे जो कि इस क्रांति में अपना समझ, अपना सामर्थ्य और अपनी मेहनत जो भी है उसमें लगाएं। अब ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे? अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरा ढंग थोड़ा सा दूसरा है। अगर आप मुझे सुनते हो और देखते हो तो हमारा एक सखा परिवार भी है। मेरा एक कंसेप्ट है सखा परिवार का, और वो सखा परिवार के कंसेप्ट में जब हम किसी आदमी को इस योग्य समझते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा अच्छा है और थोड़े से उसे सहयोग से और अच्छा किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ शामिल करते हैं उस परिवार में। और जो लोग उस परिवार में शामिल करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो लोग समाज का भला सोच के हमारे साथ हमारे कार्य को आगे बढ़ाएं, और साथ साथ उनकी सारी दिक्कतें मैं अपनी मानता हूँ। उनकी सारी दिक्कतों पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम करूँ। उनको फाइनेंस ना सोचना पड़े, उनको स्वास्थ्य ना सोचना पड़े, उनको कुछ भी ना सोचना पड़े, उसके लिए पूरी व्यवस्था मैं करता हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसा समझो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूँ उन लोगों को जहाँ पे वो देश काल परिस्थिति के लिए कुछ कर भी सकें, और साथ ही साथ फाइनेंशियली प्रेशर से वो मुक्त रहें। क्योंकि फाइनेंशियली प्रेशर एकमात्र ऐसा प्रेशर है जो लोगों को गलत काम करने की ओर भटकाता है, और सही बात का जो है समर्थन नहीं लोग कर पाते। तो यहाँ पे मेरा एक पहले से प्लान है कि जब ऐसा होगा कि आगे चल के हमारी कोर कमेटी बड़ी होगी, 40-50 चाहे 100 लोगों की हो, इवन कि मैं कहता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी 1 लाख लोगों की भी क्यों ना हो जाए, तो मैं उतने लोगों की व्यवस्था करूँगा। क्योंकि मैंने आज तक ये देखा है कि परमात्मा ने जितनी हमें सामर्थ्य देती है उससे कम हमें जो है कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो यदि 1 लाख होंगे तो निश्चित जानो मेरी सामर्थ्य उससे बड़ी हो चुकी होगी, और मैं 1 लाख लोगों के लिए भी वैसा काम कर पाऊंगा। मैं 1 लाख ईमानदार लोग भी खड़े करके जाऊंगा। और सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे लोग जब प्रश्न उठाएंगे तो मैं उसके उत्तर दूंगा कि मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा। कई बार ऐसा भी होगा कि हमने सोचा भी नहीं होगा उस विषय पे, और कोई प्रश्न उठाएगा तो हम चिंतन करके उसको नवीन दिशा का काम करेंगे। दूसरी बात, हर व्यक्ति को इस तरीके से अपना घर छोड़ के क्रांति करने को हम कह भी नहीं रहे। हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति घर छोड़ के क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकता,
1 लाख लोग किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे अपना घर बार छोड़ के बैठे थे, वो डेली नहीं बैठे थे। 1 लाख लोग डेली नहीं बैठ सकते। वहां पे चेंजेस होते रहते थे, वहां पे चेंजेस होते थे। उनके घर के 2-4 लोग चले गए, फिर आ गए, फिर दूसरे बैठ गए। तो वो एक अलग ढंग से काम हुआ, और उसके पीछे और भी कई सारे विज्ञान है जिसकी वजह से इतने सारे लोग लग पाए। लेकिन फाइनली हम उतने ज्यादा लोगों को लगाने के लिए, उनकी संख्या को परेशान करने के लिए हम काम ही नहीं कर रहे। मैंने कहा घर बैठे क्रांति। अगर आपकी मम्मी कहती है तुम कहाँ लगे हो, तो मैं आपसे, मम्मी को आप कह सकते हो कि मम्मी 10 मिनट लगा हूं, 10 मिनट में समाज के लिए लगा हूं, बाकी पूरी जिंदगी तो मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं। एक आम आदमी, एक आम लड़का, एक आम लड़की, एक आम स्त्री, मैं आपको बताऊं, स्त्री की बात चली है तो मैं बहुत तरीके के काम किए हूं, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी स्त्रियां इस आंदोलन में जुड़ रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां। क्योंकि अब उनको लगा कि उनके घर में उनके हथियार उनके हाथ में है, और वो घर बैठे फेंक के मार सकती हैं। हर स्त्री को पता लग गया कि कहना तो मैं भी चाहती हूं, आक्रोश तो मेरे हृदय में भी है कि दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन करे क्या। ये पूरी दुनिया जो है वो मर्दों ने इजाद की है, और जिस इजाद के करने से एक क्रांति को जो है सही ढंग से जन्म नहीं दे पाया। स्त्री क्रांतिकारी होती, लेकिन स्त्री के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो इस क्रांति से उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ ही साथ इस क्रांति में एक और बात भी है। मैं ये भी जानता हूं कि सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाते, फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो पाते, घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा के कुछ इस रंग में भी ले जाना चाहते हैं कि फिर आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे, आप अपने निकट इसी क्रांति से जुड़े लोगों को महसूस करोगे। आज आप हो सकता है अपने शहर में अकेले हो, लेकिन आने वाले शहर में आपको पता लगेगा कि आपके शहर में 50-100 लोग और भी हैं। मैं आपसे आज कहता हूं कि आज सुबह की पोस्ट में लोगों ने अपने शहर के बारे में जब बताया, तो मैं देख रहा था लगभग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हैं। इवन कि उस शहर से भी लोग जुड़े हुए हैं जिस शहर में मैं पैदा हुआ, वहां से भी लोग जुड़े हैं। जबकि यहाँ पे मैंने उन लोगों को जोड़ने के लिए, आप लोगों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का विशेष आग्रह नहीं किया। मैं चाहता तो मेरी जितनी फ्रेंड लिस्ट थी उसमें से आधे से ज्यादा को मैं आदेश दे के जोड़ सकता था। अभी मेरे पास मेरे रिलेटिव बच्चे आए हुए हैं, मैं चाहूं तो उन्हें कह के तुम इसमें जुड़ो कर सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। मैं चाहता हूं वो खुद अपनी समझ पैदा करें और उसके बाद इसमें जुड़ें। ये ढंग है मेरा, और ये ढंग आप लोगों ने स्वीकारा है, और आज जो संख्या है वो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कराती है। इसलिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपके इस बात को जो आपने अंत में कही कि एक इंसान को थोड़ी देर के लिए इन चीजों पे लगना चाहिए, नहीं तो जो बुराइयां हैं कल को हमारे घर में आ जाएंगी, यही बात है। तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम को बढ़ाने में, इस सिस्टम के लिए किस तरीके के लोग तैयार करें, इसकी कोर कमेटी कैसे अच्छी हो, वो सारी जिम्मेदारी और उन सारे विषयों पे हमने बहुत चिंतन करा है। बहुत सोच समझ के हम इस काम को कर रहे हैं, और हमने हर चीज को, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अलग अलग टुकड़ों में, सखा परिवार एक बहुत मेरा क्रांतिकारी सोच रही, मैं काफी सालों से इसमें लगा हुआ हूं। मेरे पास वो समझ है कि ऐसे लोगों को कैसे इकट्ठा रखा जाता है। ये बात अलग है कि वो एक्सपेरिमेंट उस पर चलते रहते हैं, उनमें भी सीखते रहते हैं। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहिए, लोगों को कैसे कम से कम एनर्जी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, इन सब बातों पे मैंने काम किया है। तो मैं आपसे कहूँगा, अभी आप बहुत अपने आप को भारी ना बनाएं। अभी आप ये ना समझें कि आपको घर बार छोड़ के कोई आंदोलन करना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप सरलता से घर बैठे अपने 4 मित्रों के बीच अपनी हल्की सी बात कह के बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में कुछ एक्टिविटीज़ और आपको दिखाई देंगी जो इसको और बूस्ट करेंगी। मैं आज एक छोटी सी बात देख रहा था, दिल्ली में जंतर मंतर पे 1000 लड़के लड़कियां, और जिसमें 900 से ऊपर लड़कियां हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से आए बैठे 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 11 महीने से। और क्या मांग रही हैं वो?
वो ये मांग रही हैं कि हमको हमारी नौकरी लग गई थी, हम पात्र थे, सब कुछ था, लेकिन सरकार ने हमें नौकरी नहीं दी, ये कह के कि आपकी उम्र निकल गई। जबकि सरकार ने जो 1 साल के अंदर नियुक्ति होनी चाहिए उसके लिए 3-4 साल सरकार ने गुजार दिए, बार बार स्टे लगा के उनको गुजार दिया, और अब कह दिया कि आपकी उम्र निकल गई। क्या करें? जिन लोगों ने अपने 8-10 साल इसी बात के लिए पढ़ाई की कि फला क्वालिफिकेशन लेने के बाद फला नौकरी हमें मिल जाएगी, 8-10 साल की उसमें जिंदगी लगा दी, और सरकार ने अपनी बदतमीजियों के चक्कर में उन लोगों को जॉब नहीं दिया। आप सोचें, आप सोचें उनका दर्द। ठंड में बैठे हुए हैं, पैसे नहीं हैं बच्चों के पास, लड़कियां घर से आई हुई हैं, बिहार से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, रो रही हैं। उनके घर वाले उनको ताने मार रहे होंगे अपने अलग, लड़कियां वहां रो रही हैं, घर वालों से पैसे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो गुरुद्वारों में जाके खा लेते हैं। धन्यभागी है ये कौम सिख जिसने इन गुरुद्वारों का निर्माण किया कि कम से कम भोजन तो मिलता है। तो वहां वो भोजन करते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं, ऐसी ठंड में अपने जीवन बिता रहे हैं। मेरा भाव हो रहा है, मैं शायद मेरा अपना प्रयास रहेगा कि मैं कल जो है उन लोगों के बीच पहुंचूं और उनके लिए जो कर सकूं वो मैं करूं, और उन लोगों से कहूं कि इस तरीके के आंदोलन जो आपने 11 महीने से बैठ के किए, अगर आप सब लोग मेरे साथ जुड़ के, 1000 ही हैं वो केवल, लेकिन 1000 तो वो हैं, उनसे जुड़े हुए और भी उनकी जानकारी में मित्र हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी, उनको प्रेरित किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ कि मैं कल उधर पहुंचा तो मैं आह्वान करूंगा आप में से जो जो लोग उधर आना चाहेंगे तो वो वहां इकट्ठे हो सकते हैं, और हम उन लोगों को बात करेंगे, कन्विंस करेंगे। और केवल वही नहीं, बहुत सारे, कहीं बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, कहीं कोई कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपसे बेटा कहता हूं, आपको अभी बहुत एक्साइटमेंट और बहुत इमोशनली होके नहीं सोचना है। आप सिर्फ ये सोचो कि सखा ने जो कहा है आप उतना ही अभी करो, पर्याप्त है। आप अपने निकट के मित्रों को कभी मिलो तो बात करो कि भाई हम लोग जिंदगी में सब कुछ अपने लिए करते हैं। आजकल का यूथ है, कभी सुट्टा मारता है, कभी कुछ करता है, सब कुछ करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किसी चीज से, लेकिन 10 मिनट तो कम से कम अपने देश को, अपने ईमान को, अपने आस पड़ोस को अच्छा करने के लिए, किसी को पीड़ा ना हो, सिस्टम को सुधारने के लिए 10 मिनट तो दो। वो 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपका प्रश्न उठाया। बाकी अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगर आपकी कोई बात रह गई हो तो आप प्लीज़ उसको दोबारा भेजें, हम समय आने पे उसको बताएंगे। सारे प्रश्न एक दिन में तो लेना मुश्किल है, लेकिन आप भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे जितने भी प्रश्नों में उठाएंगे। हाँ, और दूसरी बात कह दूं कि अगर मैं कल वहाँ जाता हूँ तो ये मत समझना कि ये ड्रॉ नहीं होगा और शाम को मैं नहीं मिलूंगा, नहीं, 8 PM मैं आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा, ये तो फैक्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है स्नेहा का। सखा और सखा परिवार को मेरा नमस्ते। सखा, आप जो कुछ भी कर रहे हो मैं आपके साथ हूँ। मुझे बस इतना ही पता है कि आप जो बताएंगे उसको फॉलो करना है बस। बाकी मेरा एक सवाल था, क्या हम डॉक्टर विलास जगदाळे को सपोर्ट कर सकते हैं क्या? वो बहुत दिनों से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए स्नेहा, पहली बात तो आप इतना मेरे ऊपर प्रेम या विश्वास कह लीजिए दिखाते हैं कि आप जो मैं कहूँ आप मानने को राजी हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा क्या हम डॉक्टर साहब को उनको सपोर्ट के लिए कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मैं हर एक को सपोर्ट करूँगा। मैं छोटे छोटे आदमी को, एक देश के कोने में बैठे हुए इंसान को भी सपोर्ट करूँगा, ये मेरी सोच है। इसके लिए ही पूरा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। कल को अगर 1 लाख होते हैं, हम कहेंगे कि दिन भर में देश में तो जो है वो 500 लोगों को दिक्कत हो रही है, तो 500 के पोस्टें हम ये करते रहेंगे? नहीं। जब ये 1 लाख से मामला बनेगा तो 1 लाख पे रुकेगा नहीं, ये 5 करोड़ 10 करोड़ पे पहुंचेगा। फिर हम फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। हम लेंगे आपसे 10 ही मिनट, हम 10 मिनट में ही काम कर लेंगे, वो मेरी तरकीब रहेगी। तो हम सबकी मदद करेंगे, लेकिन अभी हम मदद नहीं करेंगे। उसका एक कारण है। आज भी मैंने सोचा कि अभी हम 400-500 लोग ही बहुत अच्छे से एक्टिव हैं, हम 400-500 लोग ही कहीं किसी पोस्टों पे धमक देके और चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं,
अभी अगर हम किसी की पोस्ट पे ऐसे धमक देते हैं तो बात खो जाएगी, बात ये तमाशागिरी हो जाएगी। तो अभी जो डेमो है वो डेमो तो हम जहां दे रहे हैं वहीं देंगे। हम अपने परिवार को पहले इकट्ठा यहीं करेंगे। शादी में बरमाला जो है वो लड़का लड़की डालते हैं एक दूसरे को, और 1000 लोग उस जगह पंडाल में इकट्ठे होते हैं। तो पहले जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तभी वरमाला पड़ती। तो उसी तरीके से हम हर क्रांतिकारी, हर अच्छी बात को सपोर्ट करने के लिए उसके गले में वरमाला डालने का काम करेंगे। लेकिन पहले पंडाल में लोगों को इकट्ठा कर लें, पहले पंडाल में लोग इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद इसका मजा आएगा। निश्चित ही अभी कुछ लोग हैं जिनके प्रति मेरा भी भाव उठता है कि मैं उनकी हेल्प करूं इस तरीके से, लेकिन अभी जल्दबाजी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को जरूरत तो है 10 की और हम उसे कहें कि 10 नहीं दे सकते तो अभी 1 तो दे ही दें, तो 1 से ना तो उसकी जरूरत पूरी होगी और हमारे किए का भी कोई लाभ नहीं होगा और हम पे भी 1 कम हो जाएगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी मैंने सपोज दैट किसी एक व्यक्ति को चुना और मैंने कहा चलो उसे सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि अभी उनमें से कुछ लोग लगे यार ये तो मेरे मतलब के नहीं है। जैसे एक प्रश्न आया था कि अगर मैं लगे कि सही नहीं है तो क्या उसका विरोध कर सकता हूं। तो 1 लाख लोग एक ही विचारधारा के होंगे ऐसा बड़ा मुश्किल है, तो विचारधाराएं भिन्न होंगी, तो ये भी एक संभालने का विषय है। तो पहले हम जब जिसका सपोर्ट करेंगे उसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च टीम उस पर पूरा काम करेगी, उसके बाद सोच समझ के एक छोटा सा 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन हम रखेंगे कि हाँ इस वजह से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कारण है। तो प्लीज इसमें कोई कंट्रोवर्सी आपस में ना क्रिएट करें। दूसरे का भला करने के लिए अगर आप अपने घर में आग लगा लेते हैं तो फिर तो ये बात अच्छी नहीं है कि 4 आदमी नए बनाने के लिए आपने घर के 4 लोगों से बिगाड़ ली। नहीं, ये फिर ढंग नहीं है। ढंग तो वो है कि आपके घर के 4 लोग भी आपके प्रेमी रहे और फिर आप 4 लोगों को और मित्र बना पाए, ये ढंग ज्यादा अच्छा है। तो हमें इस तरीके से काम करना है। तो आपने कहा निश्चित ही उन डॉक्टर साहब के संबंध में भी हम कहेंगे, आगे चल के हम काम करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा हमें प्रतीक्षा करनी है और अपने आप को तेजी से इस पर प्रिपेयर करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि 5000 होने के बाद जैसे मैंने कहा हम उस पर एक अटैक शुरू करेंगे कि लोगों को इस क्रांति की तरफ प्रेरित करें, उन्हें बताएं कि नया कुछ पैदा हुआ है, उन्हें बताएं कि कुछ होने जा रहा है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, समझदारी की यहाँ पे ज़रूरत है। ये तीसरा प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, चंद्र प्रकाश जी का है। सखा प्रणाम। मेरा प्रश्न एनपीएस सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम पर है। वाजपेयी सरकार ने 2003 में न्यू पेंशन सिस्टम वर्ल्ड बैंक के दबाव में लागू कर दिया, लेकिन उससे कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। एक बेरोजगार युवक गवर्नमेंट जॉब तभी लेना चाहता है जब उसे स्थायित्व और सुरक्षा मिले, जबकि न्यू पेंशन सिस्टम में सुरक्षा का मुद्दा ही गौण कर दिया है। आज एक कर्मचारी जिसका ग्रोस सैलरी 80,000 रुपीज है, उसको मात्र 5,600 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। इससे उसका वृद्धावस्था में गुजारा भत्ता करना भी मुश्किल है। इस मुद्दे पर आप अपनी विभाग राय दीजिए। देखिए सर, मैं इन सब बातों पे बहुत बोला हूँ और बहुत बातें कही हैं, लेकिन क्योंकि ये सब बातें इतनी बड़ी हैं कि वर्ल्ड बैंक के खिलाफ, ये साजिशकर्ताओं के खिलाफ, रॉथस्चाइल्ड के खिलाफ, इन सब के खिलाफ बोलने में हजारों घंटे का एक मटेरियल इकट्ठा हो सकता है और वो सब ना तो इकट्ठा कोई सुनेगा ना कुछ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बहुत दुख का विषय है कि पहले एक ज़माना होता था कि जब एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन भी इतनी मिलती थी कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, और वो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने की किसकी की, लेकिन सभी सरकारों पे ये विश्व बैंक अपने दबाव बनाते हैं। हमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना है कि हमें आगे चल के ये क्रांति इस रूप में भी खड़ी करनी है कि ये विश्व बैंक ने जो दबाव दे के पूरी दुनिया को अपना कर्जदार बना के और अपनी गुलामी की तरफ लेके चल रहे हैं, इससे भी बाहर आने के लिए काम किया जाए। बैंकिंग सिस्टम को आज देखिए, बैंकिंग सिस्टम पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। असल में प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा है, ये आपको पूरे तरीके से 2, 4, 6 लोग ही गुलाम बनाएंगे, उनकी तरफ जा रहा है।
और इसकी प्लानिंग बहुत लंबी है। हम लोग तो जो प्लानिंग करते हैं बहुत छोटी करते हैं, ये लोग जो प्लानिंग करते हैं, आप सोचो कि वो ये जानते हैं कि अगर हमें गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाने से पहले हमें उस आदमी को परेशान करना होगा, क्योंकि जितना ही दमित होगा उतना ही उसे आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। दमित व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान है, इसीलिए हजारों करोड़ लोगों को जो है वो दमित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। अब सरकार के माध्यम से ये ऐसी चीजें लागू कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग सरकारी नौकरी मांगना ही छोड़ देंगे। सरकारों पे भी दबाव खत्म। पहली बात तो सरकारों पे कोई दबाव है नहीं, वो तो व्यक्ति आते हैं 5 साल के लिए, अपना फिर झोला उठा के चल देंगे। तुम तो झोला उठा के चले गए, मेरा झोला क्यों ले गए? तुम जाओ अपना झोला उठा के, मेरा झोला क्यों ले जाते हो? जो आता है एक नियम बनाता है, मेरा झोला अपने संग ले जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी आए, अपना झोला तो उठा के ले ही गए, और वो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका झोला उठा के भी ले गए। तो ये तो नहीं चलेगा। अगर मैं पूरी सिस्टम की बात करूं तो एक बात है जो बहुत पहले से लोगों ने उठानी शुरू की थी, और जो आप लोग देख रहे होंगे कि अब ऐसा सिस्टम आता जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी का सदस्य को ये कहे कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको 500 रुपए देंगे, इसको एक तरीके से अपराध मानती है चुनाव आयोग है। लेकिन जब कोई एक आदमी कहता है कि हम जीतेंगे और आपको स्कूटी देंगे, तो इसको अपराध नहीं मानती। हम जीतेंगे आपको लैपटॉप देंगे, इसको अपराध नहीं मानती। हम जीतेंगे महिलाओं को 1000 रुपए की पेंशन देंगे, इसको अपराध नहीं मानती। सच बात तो यह भी अपराध है, लेकिन इसका विरोध उन्हें नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे। इसका विरोध आपको करना पड़ेगा। नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको कि वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है कि आप लोगों से काम सारे छीन लेने के बाद आपको घर बैठे थोड़े से रुपए दिए जाएंगे, जिससे आप चने खरीद के खा सकें, आप जिंदा रह सकें। और उसके बाद ये टेस्ला जैसे लोग, आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना टेस्ला, टेस्ला बहुत लोग आजकल कहते हैं, इंटेलिजेंट लोग कहते हैं टेस्ला आया, बड़ी अच्छी चीज। ये टेस्ला जैसे लोग आपके घरों में एक साइकिल भिजवा देंगे, ट्रेडमिल जिसको बोलते हैं उस टाइप की, और वो आप चलाओगे और उससे वो बिजली बनाएंगे और उसका कनेक्शन लेके वो लोगों को बिजली सप्लाई होगी। और आप दिन भर में घर में रह के जितनी बिजली बनाओगे उसके बदले में आपको चने और मूंगफलियां मिल जाया करेंगी। ये भविष्य होने जा रहा है। आपको इस हद तक तोड़ दिया जाएगा कि सिर्फ थोड़े से लोग जो टॉप क्लास हैं वो दुनिया कंट्रोल करें, 25-30% जो थोड़े से सही हैं, जिसको मिडिल अपर क्लास बोलेंगे, वो जिंदगी में सही से जिएं, और बाकी नीचे के जो हैं 60-70% लोग, उनके लिए बिजली बनाने का काम करें घर बैठे साइकिल चला के। क्योंकि बहुत से लोग इस संबंध में ये कहते हैं कि ये जो साजिश है कोरोना और ये सब चीजों की, ये हम सबको किल कर देने की साजिश है। नहीं, मैं कहता हूं किल करने की साजिश नहीं है। ये साजिश किल करने की नहीं है, ये साजिश है आपसे गुलामी की तरह काम लेने की। किल कर देने से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन भी कहता है कि जब मैं गीता महाभारत में कि गीता के दौरान कृष्ण से कहता है कि मैं सबको मार दूंगा तो मैं राज्य पाके क्या करूंगा? राज्य पाने का मजा तो तभी है जब ये बचे रहें। सच कहता है। ये लोग भी हमको मार देंगे तो इनको क्या मजा है? पूरी पृथ्वी पर अकेले थोड़ी ना रहेंगे। ये हमें गुलाम बना के रखेंगे, अपने शान से जिएंगे, फिल्टराइजेशन करके थोड़े से लोग कभी कभी उन्हें अच्छे दिख जाएंगे तो उनका काम करेंगे। जैसे आप देखते हो हिंदुस्तान के लोग, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि लग रहा था कि वो देखो उस कंपनी का सीईओ हो गया और हमारे हिंदुस्तान के लोग कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। अरे नहीं यार, तुम समझ ही नहीं रहे खेल क्या चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि हिंदुस्तान के जितने बिलियन लोग हैं उनको आईआईटी करवाई जाए, और जब वो आईआईटी करके निकले तो उनके गेट के बाहर कुछ लोग खड़े हों जो उनको पैकेज देके गुलाम बना लें। अच्छे पैकेज, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने का, 1 करोड़ रुपए महीने का पैकेज दें और गुलाम बना लें। इससे होगा क्या? उनकी दुकान ये बिगाड़ सकते थे अगर अपनी दुकान खोल लेते, क्योंकि ये ब्रिलियंट थे, ये उनकी दुकान बिगाड़ सकते थे।
तो उन्होंने ऐसे लोग जो इनकी दुकान बिगाड़ सकते थे उनको पहले आईआईटी दी, फिर आईआईटी के गेट पे खुद खड़े होकर उनको जॉब दिया। मेरे जैसे लोग आईआईटीएन हो सकते थे, मैं भी चाहूं तो किताबें पढ़ के हो सकता था, टैलेंट है उतना, ना जाने कितने आईआईटीएंस को सिखा दूं। लेकिन बात वहां पे आती है कि मेरे जैसे लोगों के पास वो डिग्री नहीं, मैं डिग्री लेने भागा नहीं, तो उनको पता नहीं चला कि मैं भी हूं, वरना मेरे पास भी आ जाते। तो इस तरीके से वो आपके सामर्थ्य को किल करते हैं, वो आपके सामर्थ्य को किल कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको गूगल में जॉब मिल जाए। आईटी में जब लोग होते हैं तो सोचते हैं गूगल की जॉब मिल जाए, वो उनका सपना होता है। मैं कहता हूं मूर्ख, अगर तू गूगल में जॉब का सपना देखता है तो फिर तू छोटा देखता है, तू गूगल खड़ा क्यों नहीं कर सकता। मैं आपसे कहता हूं कि आपने पूछा है कि हम इस पे सोचें, सोचने की जरूरत नहीं है, हमने इससे बड़ा सोच लिया है। अगर आज ये क्रांति बड़ी होती है तो मैंने पहले ही एक दिन कह दिया था कि अगर ये क्रांति करोड़ों में फैल गई कहीं महामारी की तरह अदृश्य रूप में, तो भविष्य याद करेगा कि कोरोना के साथ साथ एक और बीमारी जन्मी थी जो 8 PM थी। लेकिन कोरोना ने तुम्हें बीमार बैठा के घरों में बंद किया और मैं तुम्हें फिर से स्वस्थ करके घरों से बाहर निकालूंगा। मैं सोच रहा हूं कि सरकार के पैरेलल एक सिस्टम अलग से खड़ा हो सकता है, सिस्टमैटिक ढंग से खड़ा हो सकता है। हमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। आप कहते हो कि सरकार से पूछने की, मैं कहता हूं अगर इतने लोग हों तो सरकार जिस % में लोगों को जॉब देती है मैं दे सकता हूं जॉब उतने लोगों को। हम जॉब क्यों मांगते हैं? सरकार से जॉब मांगने के लिए आज जो 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, ये भीख की तरह क्यों मांग रहे हैं, हक की तरह क्यों नहीं मांग रहे? लेकिन कारण है, बचपन से हमारी शिक्षा ने हमें भिखारीपन होना सिखाया। क्रांति की जब बातें उठती हैं तो सबसे पहले ठंडे बस्ते में एक चीज डाल दी जाती है कि शांत शांत होना चाहिए, हर चीज शांत शांत होनी चाहिए। गांधी को इतना सम्मान नोटों पे इसलिए दिया गया कि कल कोई वो भगत सिंह जो है वो लठिया लेके इन लोगों को मार ना डाले, इसलिए गांधी को आगे खड़ा कर रखा। और हर संविधान की पुस्तक, पूरे दुनिया में जितने भी संविधान की पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सरकार को अपनी बात कहो। यह संविधान लिखवाए किसने? कौन व्यक्ति था जिसने संविधान लिखवाए? पूरे दुनिया को जब गुलाम बना रखा था इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड ने अगर संविधान बना के पूरी दुनिया में लागू करवाया तो पहला जवाब तो मैं इंग्लैंड से पूछता हूं कि वहां संविधान क्यों लागू नहीं है? तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, करने हैं, लेकिन एक मंच पे करेंगे, एक मंच तैयार करेंगे। अभी ये लोग बहुत हाइट पे बैठे हैं। अगर आप ऊंचाई पे बैठे हो तो आप चिल्लाओ तो नीचे तक आवाज आपकी जाती है, लेकिन अगर आप नीचे खड़े हो और चिल्लाओ तो ऊपर आपकी जवाब नहीं जाती। तो यदि ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो उसके पैरेलल उतना मंच हमें बनाना पड़ेगा। अगर सरकार यह कहती है कि हम इस देश की सरकार बने, हमारे पास 11 करोड़ वोटर थे, मात्र 11 करोड़ वोटर, 135 करोड़ में 11 करोड़ आदमी बीजेपी के वोटर हैं और उससे वो सरकार चलाती है, तो हिंदुस्तान के आदमी सुन लो, तुम्हारे पास कम से कम 80 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन सब चीजों पे एक्टिव हैं। 80 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है और 80 करोड़ लोगों के दिल सुलग रहे हैं। ये 80 करोड़ लोगों में से क्या 11 करोड़ लोग नहीं आ सकते? बीजेपी को 11 करोड़ लोगों को बनाने में 30 साल लग गए और मैंने तुमसे 6 महीने मांगे हैं 1 लाख लोगों के लिए। और अगर 6 महीने में 1 लाख लोग हो गए तो मैं तुमसे बताता हूं कि 11 करोड़ लोग अगले 6 महीने में होंगे। बात लगती है कि कुछ बड़ी है, लेकिन नहीं, बड़ी नहीं है। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। यह नया दौर है। ऑनलाइन क्रांति हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। और प्लीज अगर आप सब इसमें बालिग हो तो मैं एक बात कह दूं
बुरा नहीं मानिएगा, मेरी ऐसी बातों से अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, सिर्फ सोचिएगा, अरे अब तो ऑनलाइन सेक्स होने लगा है भाई। सोचो, सबसे प्राइवेट मैटर अब ऑनलाइन होने लगा, तो क्रांति नहीं हो सकती? सोचना। अगला प्रश्न ले रहे हैं, बात वरना गंभीर हो जाएगी। अगला प्रश्न है जय शर्मा का। स्वामी जी प्रणाम। मैं जय शर्मा, हिमालय आयुर्वेदा के नाम से मेरा फर्म है स्वामी जी। हम आयुर्वेदिक दवाई सभी बीमारियों के लिए बना के देते हैं, अपने हाथों से बना के, जो सभी रोगों में बहुत शानदार काम करता है, यानी जड़ों से ठीक कर देता है बीमारियों को। तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो है स्वामी जी सबको, बाकी अब जो वैक्सीन जो लगा लिए हैं वो क्या करें, उसका सलूशन है स्वामी जी हमारे पास में, और इसका मैं लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो कभी समय निकालिए स्वामी जी आप। ये जिन्होंने भी ये बात कही है, जय शर्मा जी, जय शर्मा जी, आपका मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि इनका नाम अलग से एक सेव कर लेना, कहीं लिख के कर लेना। मैं जय शर्मा जी बिल्कुल ही, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं कि स्वामी जी मैंने वैक्सीन ले रखी है और अब मैं क्या करूं। तो मैं ये भी जानता हूं कि आयुर्वेद में कुछ दवाइयां इस तरीके की होती हैं जो आपके शरीर में अगर वैक्सीन आपने ले ली है तो उसको रिमूव कर सकें। लेकिन इस पर थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा की भी ज़रूरत है, जो मैं आपके साथ पहले करूँगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि हम जल्द ही, अभी शायद मैं 2-4 दिन व्यस्त होऊंगा ज़्यादा, तो आपसे बात ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप इसको समझिएगा। मैं 2-4 दिन के अंदर ही आपके साथ एक जूम मीट रखूँगा, और जिसमें हम आपका डेमो भी देखेंगे और हम पूरे तरीके से इस पर बात भी करेंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। संदेह भी मैं उठाऊंगा, मैं आपकी बात सीधे सीधे नहीं मानूंगा, मैं संदेह भी उठाऊंगा, मैं अपने तरीके की बात भी रखूंगा, और निश्चित ही वो सारी चर्चा जो है वो जैसी की तैसी वैसी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, बिना किसी एडिटिंग के लोगों तक पहुंचे और लोग उस पर जो हैं अपना चिंतन कर सकें। उसके बाद अगर वो उसको रिमूव करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहें, हमारे मार्फत संपर्क करना चाहें, जैसा भी करना चाहें, उसके लिए वो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अननेसेसरी बहुत लोगों की बॉडी में बहुत सी चीज़ें इंजेक्ट कर दी गई हैं। लेकिन अब देखना यह है कि वो किस लेवल पे काम करता है, क्या वो जीन कोड पे जो उन्होंने असर किए हैं उस पर भी कुछ काम करता है। तो मैंने ये बात इसलिए कही ताकि आप इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लें। मैं आपसे ज़रूर इस विषय पे बात करूँगा, और वो पोस्ट पूरी एक अच्छे से डाली जाएगी, लोगों को लाइक और सब शेयर और सब चीज़ें उसमें जो हैं वो लोग सपोर्ट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो अगला प्रश्न लेते हैं। ये कृतिका करके हैं, इनका एक प्रश्न है। मेरा नाम कृतिका है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वैक्सीनेशन लेना सही है? देखो, आप सही और गलत की सिर्फ एक बात कह देता हूँ, बहुत छोटी सी बात। और आज की तारीख में जब ओमिक्रॉन आया है सरकारों के अनुसार, तो ओमिक्रॉन के संबंध में एक बात कही जाती है कि ओमिक्रॉन जो है वो एक नया वेरिएंट है, और उसने ऐसी खोज कर ली है कि वो जो वैक्सीन लगाए हैं उनको भी हो सकता है। ओमिक्रॉन के लिए ये कह रहे हैं। तो अब लोग ओमिक्रॉन की वजह से वो बूस्टर डोज भी लगवाएंगे। पहले तो हम बूस्टर केवल और केवल जब हमारे सिग्नल अच्छे नहीं आते थे टीवी पे, तो उसमें हम एंटीने में लगाया करते थे। अब आदमी को इन्होंने एंटीना बना दिया, उसको भी बूस्टर लगवाने पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा मजे का प्रश्न है कि ओमिक्रॉन ने तो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया सरकार का कि ओमिक्रॉन ने ऐसी खोज कर ली है कि वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति को भी ओमिक्रॉन हो सकता है। लेकिन आज की न्यूज है 7 लोग आईआईटी के छात्र, 7 लोग, उन लोगों को जो वैक्सीन लगाए हुए थे उनको कोरोना हो गया। ओमिक्रॉन नहीं, ये वाला नहीं हुआ, इससे पिछला वाला हो गया। वो पिछला वाला जिसके लिए सरकार कहती थी कि आप 2 वैक्सीन लगवा लो और नहीं होगा, उन लोगों को ये हो गया है। बाकी मेरा जवाब आप समझ ही गए होंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा जवाब क्या है। एक प्रश्न है, ये अभिषेक
अंबेडकर का हेलो सखा, हाउ आर यू। एक प्रश्न था मेरा, कर्ज ही पैसा होता है, ये व्यवस्था क्यों है और इस व्यवस्था का कौन सा सक्षम विकल्प है? धन्यवाद। पहली बात तो आपका प्रश्न अस्पष्ट है कि कर्ज ही पैसा क्यों होता है। अब कर्ज ही पैसा होता है जरूरी नहीं, बहुत से लोग हैं जिन पे कर्जा नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पैसे का विकल्प क्या है। पैसे का विकल्प क्या है? बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, बिना लक्ष्मी के कुछ होता नहीं। हर व्यक्ति को कुछ भी करना लक्ष्मी चाहिए। आपको मुझसे बात करना, ये देखना, इंटरनेट, ये सब मोबाइल लक्ष्मी चाहिए। इसका विकल्प क्या है? विकल्प है इसका एक अच्छा समाज, विकल्प है इसका मानवता। मैं उस दुनिया के सपने देखता हूं जिस दुनिया में एक व्यक्ति जब अपने घर से निकले तो रात को उसे अपने घर में लौटना जरूरी ना हो। वो रास्ते में अगर उसे भूख लग जाए, नींद लग जाए, तो एक घर से आवाज आ सकती है कि मित्र हमारे यहाँ आ जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए सो लो और खाना भी रखा हुआ है फ्रिज में। ये क्या संभव है? क्या ये संभव है? यस, टेक्नोलॉजिकली रूप से ये संभव है। टेक्नोलॉजिकली रूप से ये संभव है कि एक व्यक्ति को हर घर में एक आध कमरा खाली पड़ा होता है और उसको ऐसा कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है कि पड़ोस में गुजर रहे व्यक्ति को उसके शरीर के माध्यम से पहचान सके कि हाँ उसको भूख लगी है, या एक सिस्टम, एक बजर हो कि जब भूख पे वो बजर दबा दे और नींद पे वो बजर दबा दे और उस बजर से कनेक्ट होके बाकी जगहों के सेंसर्स उसको इन्फॉर्म कर दें कि नियर बाई तुम कहाँ सो सकते हो, कहाँ खा सकते हो, विदाउट मनी। ये एक छोटी सी बात कही, आगे बहुत कुछ संभव है। आपके प्रश्न का छोटा सा उत्तर सिर्फ यही है कि पैसे का विकल्प जो है वो मानवता है। हमारे घर में बच्चे रहते हैं, इन्हें पैसे नहीं चाहिए, हम मानवता के बीच जीते। हाँ, एक अभी सिस्टम मैं ज़रूर हूँ जो भी पैसे से जुड़ा कमाता हूँ और इन बच्चों के लिए करता हूँ, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं मानवता के तहत करता हूँ। इसी मानवता को बढ़ाया जा सकता है, ये जो चेन है तोड़ी जा सकती है, और हो सकता है कि ये क्रांति एक दिन उस चेन को तोड़ने का काम करे। ऐसा मत समझिएगा ये क्रांति केवल छोटी मोटी लाइकिंग तक रुकी रहने वाली है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दुआ करो ये छप्पर फाड़ दूं, तो आपके सहयोग की ज़रूरत तो है। बस 10 मिनट घर बैठे क्रांति और छप्पर फाड़ा जा सकता है। लेकिन 10 मिनट आप किसी को अपनी ज़िंदगी का देंगे तो बिना मानवता के नहीं दे सकते। बस ये जो आपने अपनी ज़िंदगी का 10 मिनट और प्रेम मुझे दिया है ना, ये विदाउट मनी है, ये मानवता है। वरना कौन किसके लिए 10 मिनट निकालता है? इतने लोग मेरे लिए 10 मिनट निकाल रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ ये मानवता के बगैर संभव नहीं था, और मानवता हर एक के अंदर दबी हुई है, तभी आप मानव हो। बस इसका सही ढंग से इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। इसके बाद जो है एक प्रश्न बस रह गया है छोटा सा, एक दो छोटी सी बातें हैं उन पर बात करेंगे। प्रणाम सखा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे इलेक्शन के टाइम आते हैं तो सब लोगों को कहा जाता है एक एक आदमी जिम्मेदार है कि वोट देने के लिए। उसी तरीके से कोई जो व्यवस्था खराब होती है, अर्थव्यवस्था से हमें दिक्कत परेशानी होती है, तो एक एक आदमी को क्यों नहीं उनसे पूछा जाता है। जिस तरीके से इतनी व्यवस्था की जाती है कि घर तक जा के उनसे मांगा जाता है, उस तरीके से वही सभी सुविधा हमें घर तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती। मेरा प्रश्न बस ये है। ये प्रश्न था वंदना का। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि स्त्री बहुत क्रांतिकारी होती है, बस उसका बेलन घर में ही चल पाता है, घर से बाहर फेंक के मार सकती तो सारे नेताओं के सर फोड़ देती। तो वंदना चिंता मत करना, इन नेताओं को तुम्हारे घर एक दिन पूछने आना पड़ेगा कि बहन वंदना तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है कि जब तुम इन्हें वोट के वक्त घर आने पे अपने घर से दौड़ा दो। ये बात समझ लेना।
जब ये वोट के दौरान तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करती हो कि हाँ जी हम आप ही को देंगे, तब सामने कह देना कि भाग यहां से। और अगर मोहल्ले के और शहर के सारे लोग नेताओं को इसी दुत्कार के भगा दें तो निश्चित है कि 10-12 कुत्ते जो खड़े हुए हैं उनमें से एक तो जीतेगा, ये संवैधानिक मजबूरी है। लेकिन वो जो एक कुत्ता जीतेगा वो ये जानता होगा कि अगली बार जब जाएंगे तो हो सकता है कि ये मुंह पे हमारे जो हैं गंदगी ना फेंक दें। इससे पहले इनके घर जाके पूछ लो कि बहन वंदना, आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है? तो वंदना ये भी होगा। अगर तुम्हारे दिल में ये सोच है और आज तुम जैसी स्त्रियां इस आंदोलन में जुड़ के ये बातें कह रही हैं, तो मैं तुमसे कहता हूं होगा, ज़रूर होगा। इंतज़ार करो, बहुत कुछ बदला है। मैं बहुत छोटा था तो मैं एक ही बात कहता था, मैं कहता था सही बात तो ये है कि इन नेताओं को सबक नेता ही सिखाएंगे जब इन नेताओं में आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। आज देखते हो नेताओं में लड़ाइयाँ खिंच गई। आज बीजेपी अगर सत्ता में है और वो साम दाम दंड भेद करके सत्ता से जाना नहीं चाहती तो उसका कारण यह है कि उसने बहुत नेताओं को सताया है और वो सोचती अगर मैं चली गई तो मैं बहुत सताई जाऊंगी। तो मैं बचपन में सोचा करता था ऐसा हो, और अब हो चुका है। तो तुम जो सोचते हो वो भी होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो विचार भी हमारे अंदर आता है उसके क्रियान्वित होने के लिए अस्तित्व काम शुरू कर देता है। वो कितने दिन में हो ये एक अलग बात है। हमारा प्रयास हो तो वो जल्दी होता है, हमारा प्रयास ना हो तो वो एक लंबे अंतराल में होता है। लेकिन बहुत से लंबे अंतराल में होने में होता यह है कि वंदना ने ये सोचा था और कविता अपने जीवन में ये देख पाएगी, यानी कि आपकी अगली पीढ़ियां आप नहीं देख पाओगे। तो अगर आप प्रयास करें तो वंदना को कविता तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वंदना ही ये देख के जा सकती है। बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल अपने जीवन काल में ही आ जाते हैं। पहले बहुत से पेड़ ऐसे होते थे जिनमें लोग लगाते थे, वो उसके फल कभी नहीं खा पाते थे। तो वंदना, ये समय है, तुम्हारी सोच पूरी होगी, मैं इसमें आशान्वित हूं। मेरे भी अंदर से ऐसा हृदय है कि एक दिन ऐसा होगा। आखिरी बस प्रश्न है छोटा सा, ये आया शशांक जी, आपके विचार रोजाना सुनते हैं, प्रेरित करते हैं। 8 PM आपकी सही पहल है। मैं बबली अनजान, संवाददाता, भारत समाचार, शिकारपुर। बस इन्होंने इतनी बात ही भेजी है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि इसमें पत्रकार भी जुड़े हैं। पत्रकार भी जुड़े हैं, ये बात मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ये पत्रकार सही मानों में सिस्टम के शिकार हुए। मैं आपके लिए नहीं पर्सनली कह रहा हूं, लेकिन मैं पूरी पत्रकार जाति के लिए एक बात कह रहा हूं कि देखिए, 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो थे आप थे, लेकिन उस कंडीशन में आपके स्तंभ ने भी बाकी स्तंभों का साथ दिया, झंझट करने में, आगे बढ़ने में, अपराध करने में, न जाने क्या क्या। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इस सिस्टम की गहराई को जानते हैं कि वहां पे कितनी गंदगी है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उस गंदगी के शिकार अब आप भी हो चुके हैं। इसलिए आपका मुझसे जुड़ना, इस क्रांति से जुड़ना मूल्यवान है। आप सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी ने अगर ये अभी नहीं किया तो ये किस दिशा में जा रही है। जब आप जैसे ताकत रखने वाली मीडिया अब धीरे धीरे उसी सिस्टम का, जिसको उसने सपोर्ट दे के बनाया, उसी सिस्टम का शिकार हो रही है, उसकी कलम पे रोक लगा दी गई है, उसकी जुबान बंद करी जा रही है, उसको सताया जा रहा है, उसको नियम कानून के तहत रोका जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपसे बेहतर इस कार्य को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपका कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने तरीके के और लोग जो आपके मित्र हैं, जिनके दिलों में क्रांति पल रही है, उन तक इस क्रांति की सूचना ज़रूर पहुंचाएं। मेरा निवेदन उन तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि इस क्रांति का हिस्सा बने।
ये हमारे लिए नहीं, मानवता के लिए ज़रूरी है। ये एक अलग ढंग की बात है, एक अलग ढंग की दुनिया का सपना है। बहुत पहले एक गाना सुना करते थे, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैंने ऐसी दुनिया देखी नहीं, लेकिन मैंने ऐसी दुनिया सोची है। मैंने ऐसा भारतवर्ष पाया नहीं, 50 साल का होने को आ गया हूँ, मैंने ऐसे अभी तक ऐसा भारतवर्ष देखा नहीं जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैंने ऐसा भारत देखा तो नहीं, लेकिन ऐसे भारत के सपने ज़रूर देखें और खुली आंख से देखें। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं एक छोटे से सखा परिवार को बना पाया, जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अगर मैं छोटा सा समाज, छोटा सा परिवार बना पाया हूँ और आप सबका सहयोग रहा, तो पूरी दुनिया को ऐसा बनाया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने मरने से पहले ऐसी दुनिया देख के जाऊँ। इसलिए नहीं कि इसमें कुछ मेरा फ़ायदा है, बल्कि इसलिए कि ये सपना पूरा हो गया, ये मैंने देख लिया, तो मैं सुकून से मर सकूँगा कि मुझे यहाँ इमोशनली सपने ही नहीं मिले, मुझे यहाँ वास्तविक समाज भी मिला। आज मैं आप लोगों के प्रश्नों का इतना उत्तर दिया, अपना समय लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और इसे उठाने पे मैं बहुत भारी हूँ। आ गया है पिटारा। हाँ, आज हमारे यहाँ एक बच्ची आई हुई है, तो इसको मैं बोलूँगा, ये हमारी बहू है। तो अब देखो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरी बहू भी है ना। और ये बहू जो है, ये निकालेगी आज आप लोगों में से किसी के लिए इनाम। तो देखते हैं किसका निकलता है। ठीक है, पढ़ो बेटा। परमहंस। परमहंस। तो ये परमहंस जो हैं, ये परमहंस जी आज के ये इनका ये चिट निकली है। तो परमहंस जी, इनका नंबर भी मैं बता देना चाहूँगा। लास्ट 5 डिजिट बता दीजिए प्लीज़ पहले, क्योंकि कहीं परमहंस 2 हों तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए। 76476। 76476 ये इनके जो नंबर हैं, उसके लास्ट के 5 डिजिट हैं। तो पवन जी को सर्च मारा जाए, क्या इन्होंने आज हिस्सा लिया था या नहीं लिया था, देखें। हैं? कोई बात नहीं, आप देखने दे। परमहंस देखिए, नहीं, परमहंस, PARAMHANSH। परमहंस जी, देखो इस लड़की ने आज ये पहली बार चिट निकाली है, इनका निकलना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी पे जाना पड़ेगा। चलते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए। अभी तक हमारी टीम बता रही है, जो लोग और एडवांस में आके देखते हैं वो बता रहे हैं कि परमहंस तो फिलहाल हैं, तो परमहंस जी को भी खुश हो जाना चाहिए। अभी हम लोग जब तक देख ना लें अपनी आंखों से सब लोग, तब तक तो मैं नहीं मानूंगा। आप सब भी देख लें। ये परमहंस जी आ गए हैं। ये परमहंस जी, आपको
बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मोटी मूँछों के साथ ही हमारे 600 रुपये। आप प्लीज़ मजाक को हमारे बुरा नहीं मानिएगा, ये थोड़ा सा एक बस माहौल को हल्का करने के लिए होता है। तो परमहंस जी, आप को ये मैसेज आपके नंबर पे कर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और या आप अपने तरफ से अपना अकाउंट डिटेल या जहाँ पे भी आप ये राशि चाहते हों उसके लिए आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ अब आज का सेशन लगभग समाप्ति है आपके लिए, रोमांच ख़त्म हुआ, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेगा ड्रॉ के लिए जो कि संडे को होगा उसके लिए अधिक धनराशि हो सके, इसके लिए जो लोग इसमें सपोर्ट करना चाहें वो ऊपर दिए नंबर में कर सकते हैं। मैं उसमें कुछ नहीं रखने वाला हूँ, मैं ऐड ऑन करूँगा जो मेरी तरफ से करूँगा। तो जितनी भी राशि आएगी तो उसमें ऐड ऑन करके एक बड़ी राशि जो है संडे को निकले लोगों के लिए, ऐसी मेरी आशा है। और मैं तो चाहता हूँ कम से कम इतनी बड़ी राशि तो हो कि किसी व्यक्ति के घर के महीने का राशन आ सके। अगर इतनी बड़ी राशि होगी आप सबके सहयोग से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो जो लोग भी ऐसे सपोर्ट करना चाहें वो ऊपर दिए नंबर्स पे हमें पैसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ वो उसका एक स्क्रीनशॉट हमारी टीम को ज़रूर भेज दें, क्योंकि उससे हमें आसानी रहती है ये जानने में कि किन लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया। नहीं तो क्योंकि हमारी और भी तरीके से लोग मदद करते हैं, भेजते हैं पैसे, तो उनमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें आपका स्क्रीनशॉट भी चाहिए। प्लीज़ आप सब इस चीज़ का ध्यान रखें, और जो भी बातें आज मैंने कही अगर किसी को थोड़ी ना समझ में आई हों तो वो एक बार दोबारा रात को सोते वक्त देख सकता है, उससे उसको नींद भी अच्छी आएगी और समझ में और गहरे जाएगी। प्रणाम।